नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी में। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, सीटेट की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसका हम पेपर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछता है, तो पैसेज से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पैसेज हमारा है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे। देखिए ये पैसेज तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या इससे पूछे गए। पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्या पढ़ना होगा, पैसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देख रहे हैं, उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे, तो हमें तुरंत उसका आंसर मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, इसका आंसर किस जगह होगा। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हम और क्वेश्चन पे टाइम आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें। क्वेश्चन है द इनइनवाइटेबल आवर रिफर्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया द इनइनवाइटेबल आवर रिफर्स टू। पोएम में दिया गया इनइनवाइटेबल आवर्स किसको रिफर करता है, तो हम देखते हैं पैसेज में इनवाइटेबल है कहाँ पे। पहले ऑप्शन द मोमेंट ऑफ डेथ, ऑप्शन बी दिया द टाइम ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन सी दिया गया द डेज ऑफ कैलामिटीज, ऑप्शन डी क्या दिया गया द डिवाइन जजमेंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम देखते हैं पैसेज में क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया, इनइनवाइटेबल आवर का यूज कहाँ पे किया गया है, उसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पैसेज में, देखते हैं। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इन नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्ट्रे along the cool sequred well to life they kept the noiseless tenor of their way. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, not grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty and all that wealth ever gave. Await alike the inevitable, await alike the inevitable। यहाँ पे देखिए इनवाइटेबल का प्रयोग किया गया है। The path of glory lead but the grave, यहाँ पे the path of glory but to the grave, यहाँ पे किसका हम देखते हैं, यहाँ पे इनवाइटेबल का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हम देखेंगे, जब हम पैसेज को पढ़ें तो उसे में ये भाव प्रकट हो रहा है कि किसके बारे में बात है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पैसेज कहाँ से लिया गया। ये एक पोयम है, एलिजी है। किसके द्वारा ली गई है, थॉमस ग्रे के द्वारा ये एलिजी ली गई। किसकी एलिजी है, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की एलिजी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये थॉमस ग्रे की पोएम है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये किसके बारे में लिखी है, रस्टिक पीपल के बारे में, जो विलेजर्स होते हैं उनके बारे में ये पोएम एलिजी लिखी गई है। कि वहां पे क्या करते हैं, पोएट क्या करते हैं, लेमेंट करते हैं किनके डेथ के ऊपर, तो जो वो वहां पे पुअर रस्टिक पीपल निवास करते हैं उनके ऊपर ये एलिजी लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, द मोमेंट्स ऑफ डेथ। यहाँ देखिए इनइनवाइटेबल आवर्स का क्या होता है, द मोमेंट्स ऑफ डेथ। इनवाइटेबल मतलब जिसको घटित होने से रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, जिसको घटित होने से रोका न जा सके, जिसको घटित होने से रोका ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इनवाइटेबल आवर्स कहते हैं। तब यहाँ पे देखे दोस्तों, डेथ को कभी रोका जा सकता है, डेथ निश्चित है, वो सबको आनी तय है। यहाँ पे यही क्या है, द मोमेंट्स ऑफ डेथ। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द पोएटिक स्पिरिट ऑफ द एबव स्टैंजा। जो स्टैंजा दिया गया उसकी पोएटिक स्पिरिट क्या है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे देखते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, पोलिटिकल प्रोटेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड एंगर अगेंस्ट द रिच। यहाँ पे क्या रिच के प्रति गुस्से को दिखाया गया है, उनके एंगर को दिखाया गया है। बिहाफ डाउन ट्रॉडन एंड जो निचले तबके के हैं उनके प्रति, और वो अगेंस्ट जो रिच पीपल है उनके प्रति क्या गुस्से को दिखाया गया था, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ऑप्शन बी है ए पेसिमिस्ट फिलॉसफी ऑफ लाइफ।
आशावादी जो दर्शन होते हैं उनके लाइफ के बारे में, उनके बारे में दर्शन किया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया लैमेंटिंग द लॉट ऑफ द बरीड सोल, जो बरीड सोल हो चुके जिनको जलाया जा चुका है, जिनको दफनाया जा चुका है ग्रेवयार्ड में, क्या उनके लिए वो लेमेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। रो तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सटीक आंसर क्या होगा वो देखते हैं। द पोएट्स सिंपैथी फॉर द सिंपल पुअर विलेजर्स बरीड इन द ग्रेवयार्ड, पोएट की सिंपैथी किनके प्रति होती है, जो क्या होते हैं सिंपल पुअर विलेजर्स बरीड इन द ग्रेवयार्ड, जिनको ग्रेवयार्ड में दफनाया गया है, उनके बारे में पोएट सिंपैथी दिखाता है। थॉमस ग्रे क्या है, थॉमस ग्रे सिंपैथी दिखाते हैं किनके बारे में, जो सिंपल एंड रस्टिक पीपल होते हैं, विलेजर्स होते हैं, जो कि ग्रेवयार्ड में दफनाए गए, उनके बारे में यहाँ पे पोएम में चर्चा की गई है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सत्य है कौन सा गलत है, उसको देखते हैं पहले। द पोएट एडमॉनिश द हाई एंड माइटी फॉर द मॉकिंग द पुअर, यहाँ पे क्या किया है, पोएट पुअर की क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, उनकी शक्तिशाली जो भावनाएं होती है उनको मॉक कर रहा है, द पुअर के बारे में बता रहा है। ऑप्शन बी है द पोएट एडवाइसेस द पीजेंट नॉट टू कंप्लेन अबाउट देयर लॉट, वहां पे देखते हैं उसके बारे में कंप्लेन करने से क्या मना किया है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चर्चा की गई। ऑप्शन में देखते हैं जहाँ पे बी फॉल्स होगा, ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे देखिए आप ए सही होगा बी गलत होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, क्या ए गलत है बी सही है, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है बी इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू, यहाँ पे देखिए ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बी इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू, यहाँ पे बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द कूल स्क्वेयर्ड वेल ऑफ लाइफ, द कूल स्क्वेयर्ड वेल ऑफ लाइफ में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे देखते हैं दिया गया है सिमिली, क्या सिमिली का प्रयोग किया गया है। अगला दिया गया है पर्सनिफिकेशन, क्या पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं मेटाफर, क्या मेटाफर का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी देखते हैं मेटोनिमी, क्या मेटोनिमी का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखते हैं पैसेज में बात की गई है कूल स्क्वेयर्ड वेल ऑफ लाइफ, जो जिंदगी है मनुष्य की जिंदगी है, मनुष्य के की तुलना किससे की गई है, वहां पे की एकांत जो शांत घाटी है एकांत में, उसकी तुलना मनुष्य से की गई थी। यहाँ पे तुलना की जा रहा है, उसकी क्या किया जा रहा है, उसको उसके अंतर्गत दिखाया जा रहा है, उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। रूपक जिसको कि हम क्या कहेंगे, मेटाफर इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे द कूल स्क्वेयर्ड वेल ऑफ लाइफ, यहाँ पे मनुष्य को किसके दिखाया गया, वेल ऑफ लाइफ, डेथ को क्या एक शांत घाटी के रूप में मनुष्य की तुलना की गई। यहाँ पे देखिए दिया गया है along the cool square of the to life, यही पे यहाँ पे आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है which of the following phrases cannot be associated with the simple humble peasant, कौन सा ऐसा जो क्या फ्रेजेज है जो कि सिंपल पीपल के पीजेंट द्वारा एसोसिएट नहीं किया जा सकता है, के साथ एसोसिएट नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, ऑप्शन बी है डेस्टिनी ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी है सिंपल एनल्स, ऑप्शन डी क्या है यूजफुल टॉयल्स। यहाँ पे देखते हैं हम पैसेज जब पढ़ेंगे तो वहाँ के लास्ट लाइन जो पैसेज की लास्ट लाइन में दिया गया, लास्ट सेकंड लाइन में दिया गया है बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री। अगला प्रश्न देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल दिया गया, ये वाक्य दिया गया, इसमें पूछा गया है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब हम थॉमस ग्रे की पोएम पढ़ेंगे वहां पे देखते हैं कि जो एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोएम लिखी गई उसमें थॉमस ग्रे ने किसके बारे में चर्चा की, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पे जब देखेंगे हम एम्बिशन को देखें, यहाँ पे क्या किया गया है, इसको मानवीकरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पे मिशन क्या है, ये निर्जीव चीज, ये फीलिंग्स है, तो इसको एक मनुष्य के रूप में जीवित सजीव के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन है पर्सनिफिकेशन ही सही हो जाए। क्यों, क्योंकि निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एम्बिशन को क्या बताया जा रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल।
यहाँ पे एम्बिशन को किसको सजीव के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए पर्सनिफिकेशन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकिता ए टीचर ऑफ क्लास 3rd, अंकिता क्लास 3rd की टीचर है। फाइंड सम लर्नर्स प्रीफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कैसे, इन रिटेन फॉर्म, रिटेन फॉर्म में लिखित रूप में उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इंस्टीड ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन, किसके बजाय कि वो व्यक्त करने बोलने की बजाय क्या करते हैं, रिटेन फॉर्म में उसको इकट्ठा करते हैं। तो देयर लर्निंग स्टाइल इज, उनकी लर्निंग स्टाइल किस प्रकार की, उनको क्या नाम देंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो क्या कर रहा है कि अपनी जो एबिलिटी, जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है वो रिटेन फॉर्म में कर रहा है, कि न कि बोलने के मतलब स्पीच फॉर्म में उसको कर रहा है, तो वहां पे हम उसको किस नाम से कहेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ऑडिटरी, क्या ऑडिटरी होगा। ऑप्शन बी दिया गया विजुअल, क्या विजुअल होगा। ऑप्शन सी है काइनेस्थेटिक, क्या काइनेस्थेटिक होगा। और ऑप्शन डी क्या है, एस्थेटिक, क्या एस्थेटिक होगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी सही होता है, विजुअल। वहां पे वो देख के, विजुअल चीजों को देख करके क्या कर रहा है, इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म मतलब लिखित रूप में उसको देख रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए टीचर इन क्लास 4th, क्लास 4 की टीचर हैं, हैज गिवन ए टास्क ऑन रोल प्ले, रोल प्ले पे एक टास्क देती, वेयर द लर्नर्स आर आस्क्ड टू एक्सचेंज, जहाँ पे लर्नर क्या करते हैं, आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर इन ए गिवन सिचुएशन, वो अपनी सिचुएशन परिस्थितियों को एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि अपने यहाँ पे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। विच स्किल इज सी ट्राइंग टू इनहेंस, वो कौन सी स्किल को वहां पे विकसित करना चाहती है। टीचर जो है वो क्या कर रही है, बच्चों को रोल प्ले करने के लिए वो अपना एक दूसरे का स्थान एक्सचेंज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर उसमें क्या करेंगे, ये जो स्किल करा रही है, जो फंक्शन करा रही है टीचर क्लास में, तो उसको किस नाम से हम जानेंगे। ऑप्शन ए है एक्टिंग, क्या एक्टिंग होगी। ऑप्शन बी दिया गया राइटिंग, क्या राइटिंग होगी। ऑप्शन सी दिया गया स्पीकिंग और ऑप्शन डी दिया गया रीडिंग। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी स्पीकिंग सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए टीचर शुड यूज द लर्नर्स मदर टंग वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, बिकॉज, एक टीचर जो है उसको क्या करना चाहिए, मदर टंग जो मातृभाषा को यूज करना चाहिए क्लास में टीचिंग कराते समय। ऐसा क्यों उसे करना चाहिए, उसे हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसमें दिया गया है। ऑप्शन ए है ईच चाइल्ड विल लर्न एट द सेम पेस ऑफ इफ दे आर टॉट इन देयर मदर टंग, अगर बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो क्या बच्चे एक ही धारा के रूप में सीखेंगे, एक ही धारा प्रवाह में सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है लर्नर्स विल आंसर ऑल द क्वेश्चन इफ दे आर लर्निंग इन देयर मदर टंग, क्या बच्चों को मदर टंग में इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ऑप्शन सी द लर्नर विल अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट, लर्नर क्या करेंगे, जो सीखने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे इजिली एंड फील मोर एक्सेप्टेड इन द क्लास, और खुद को इतना एक्सेप्टेड अपने घर जैसा क्लास में महसूस करेंगे। जब कोई बच्चा, नया बच्चा आता है क्लास में, अगर उसके मदर टंग में हम उसको पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या फील करता है, बच्चा फील करता है कि वो जो भी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से, आसानी से, बहुत ही समझ सकता है, और क्या करता है, खुद को कैसा महसूस करता है, एकदम घर जैसा महसूस करता है, कि ताकि वहां पे उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ कैन ए टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन बडिंग राइटर, बडिंग राइटर में कौन सा ऐसा टीचर कौन सी स्किल का प्रयोग करके उसकी गुड राइटिंग को स्किल को डेवलप कर सकता है। ऑप्शन ए है बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा और वर्ड लिमिट दे देगा, उसके अंतर्गत क्या होता है। ऑप्शन बी बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट टू इम्प्रूव फर्दर, क्या उसको प्रशंसा करेगा, फिर क्या करेगा, जो वो करते हैं उसकी प्रशंसा करेगा, और क्या स्पेसिफिक अलग से एक कमेंट करता है, उसको फीडबैक देता है ताकि वो अपने आप में सुधार कर सके। ऑप्शन सी बाय आस्किंग लर्नर टू राइट इन ए गुड हैंड राइटिंग, क्या बच्चों को केवल कह देगा कि वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिख कर उसको दिखा दे तो इससे होगा। ऑप्शन डी दिया बाय गिविंग लर्नर्स डिटेल फीडबैक ओनली ऑन द, यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर ओनली आ जाता है तो ये सीधे सीधे ऑप्शन इसको हम गलत कर देंगे। जितने भी पेडागोजी में अगर क्वेश्चन निगेटिव में आते हैं, अगर उसकी फीलिंग हमें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि बच्चों के लिए निगेटिव केवल एक मात्रा ऐसा कोई शब्द आता है
हमें जब बच्चों को सिखाना है वो कई तरीकों से सिखाना है, वहां पे हम केवल का प्रयोग करके वहां पे लिमिटेशन नहीं वहां पे व्यक्त करेंगे, बच्चों को फ्री करके, उनके दिमाग को फ्री करके, उनके अनुसार ही सिचुएशन को बना करके हमें उन्हें सिखाना है। तो यहाँ पे हम वनली वाला सीधे काट देते हैं, वनली जहां भी आ जाएगा उस आंसर को हम गलत कर देते हैं। हमारा सही आंसर क्या है, बाई प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल, जो वो अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट, अलग से कोई स्पेशल कमेंट करते हैं ताकि बच्चे उसे हतोत्साहित ना हो बल्कि खुद से प्रोत्साहित हो कि हाँ अब हमें और अच्छा करना है ताकि उसमें और आगे सुधार कर सके। यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस क्या होता है उसको देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका क्या पर्पस होता है उसको देखते हैं। ऑप्शन है टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, क्या डिफरेंट स्टूडेंट जो विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट उनके बीच तुलना करना ही होता है। ऑप्शन बी है लेबलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट, एवरेज और स्लो लर्नर, क्या बच्चों को लेवल में बताना है कि कौन एवरेज है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज के अंदर है, कौन स्लो मंद बुद्धि का है, ऐसा क्या क्या हमें केवल कर देना है, उसको लेवल बता देना है, क्या इसका उद्देश्य होता है रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो ऐसा भी नहीं है। अगला देते हैं, टू यूज ए वैरायटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पे टू यूज ए वैरायटी ऑफ वे, विभिन्न प्रकार के तरीकों से हमें क्या करना, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एकत्र करना है, अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग, उनके सीखने के तरीके को हमें क्या करना, विभिन्न प्रकार के उनके इंफॉर्मेशन है, कैसे वो सीखते हैं, कि इनकी प्रगति कितनी हो रही है, क्या वो नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही, इन सब का हम प्रयोग किस में करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। ऑप्शन डी दिएगा टू कंडक्ट क्लास टेस्ट रेगुलरली ऑन वीकली बेसिस, क्या हमें साप्ताहिक रूप से उन्हें क्या रेगुलर कंडक्ट कराना है, टेस्ट करा देने से ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही होगा, टू यूज अ वैरायटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग। अगला देखते हैं, फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 1, क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाने के लिए वी शुड फोकस मोर ऑन ओरल लैंग्वेज, हमें सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है, ओरल लैंग्वेज, जिसको हम जिस भाषा को हम ओरल मुंह द्वारा बोलते हैं उसे क्या करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्लास 1 का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 का बच्चा, उसमें क्या करें, सबसे ज्यादा ओरल पर हम फोकस करेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस विल बी एनेबल टू लर्नर टू इनहेंस ओरल लैंग्वेज स्किल एट ए क्लास, कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस सबसे अच्छी उनके ओरल प्रैक्टिस पे अधिक प्रभावशाली होगी। ऑप्शन दिया गया क्या, रोल प्ले होगी, ऑप्शन बी दिया गया ग्रामर गेम्स होंगे, ऑप्शन सी दिया सिंगिंग राइम्स होंगी, ऑप्शन डी क्या दिया गया लर्निंग अल्फाबेट्स होंगे। तो क्या अल्फाबेट को पढ़ा देने से ही क्या बच्चे क्या करेंगे, अपने ओरल लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। राइमिंग स्कीम, सिंगिंग राइम्स, जो राइम्स कविताएं होती है उसको सिंगिंग करा देने से ऐसा होगा। ग्रामर गेम्स, ग्रामर के अंतर्गत जो छोटे मोटे गेम्स आते हैं क्या उसको करा देने से होता है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही आंसर कौन सा होगा, रोल प्ले करा के बच्चों की भूमिका में प्ले करा के उनको रोल दे देंगे, एक एक रोल अपना अपना व्यक्त करें, उससे उनकी क्या होगी, ओरल क्षमता विकसित होगी। यहाँ पे आंसर कौन सा सही, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए टीचर इज रीडिंग ए स्टोरी फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, एक टीचर क्या करती, रीडिंग एक स्टोरी को पढ़ती है किसी टेक्स्ट बुक से, अबाउट ए गर्ल, एक लड़की के बारे में, हु इज लुकिंग आफ्टर ए स्पैरो, जो कि क्या करती है, एक स्पैरो की देखभाल करती है, फिर क्या करती है, फीडिंग इट, उसकी क्या करती है, देखभाल करती है, ब्लड बहता है तो उसको पोसती है, मतलब उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है, तो उसके बारे में टीचर क्लास में पढ़ा रही है। तब तक क्या होता है, सडनली अचानक ए बॉय अली, एक लड़का अली नाम का है जो कि क्लास में पढ़ रहा है, स्टूड अप, खड़ा हो जाता है, एंड टोल्ड द टीचर हाउ वन डे ही सेव्ड एन इंजर्ड स्क्वायरल, तब वो तुरंत अपने टीचर को, तुरंत क्लास में खड़ा होकर टीचर को बताता है कि कैसे मैंने एक स्क्वायरल को बताया था जो कि इंजर्ड हो गई थी, जिसको चोट लग गया था, उसको हमने कैसे कैसे बचाया था, वो सब बताता है। विच वॉज लाइंग इन द पार्क, जो कि क्या पार्क में पड़ी थी, स्क्वायरल चोट लग गया था तो पार्क में पड़ी थी, तो उसको अली ने कैसे बचाया था, वहां पे वही वो बताने लगा खड़ा होकर तुरंत। अलीज रिएक्शन टू द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड, अलीज की जो ये रिएक्शन होती है वो इस स्टोरी के रूप में कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस,
क्या वो कनेक्ट अपने टेक्स्ट को किससे कर रहा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहा है। ऑप्शन भी दे इंटरप्टिंग, क्या इंटरप्ट कर रहा था। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि अगर बच्चे को बचा लेगा तो सीटेट पास हो गए। तो यहाँ पे इंटरप्ट, जैसे ही निगेटिव शब्द आता है, क्या बच्चे क्लास में इंटरप्ट करते हैं? बच्चे तो सीखने के लिए ही आते हैं ना, तो हम वहाँ पे इंटरप्ट नाम का कोई शब्द यूज ही नहीं करेंगे बच्चों के लिए। अगर बच्चे क्वेश्चन क्लास में पूछ रहे हैं या फिर कुछ अपनी भावनाएं, फीलिंग्स या एक्सपीरियंस कुछ व्यक्त कर रहे हैं, तो वो इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि दिखा रहे हैं कि हम कितना एक्टिव है, मतलब उसमें दिख रहा है कि वो कितना सीख रहे हैं, कितना उसके प्रति तत्पर है। इंटरप्टिंग सीधे आ गया तो गलत हो गया। एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक सो दैट ही इज एन एक्टिव इन द क्लास, क्या ये केवल अवसर है कि वो एक्टिव है क्लास में इस वजह से बोल रहा है, ऐसा है? यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। हिज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, क्या वो दिखा रहा है कि उसकी जो सीकिंग है, जो नेचर के प्रति जो लगाव है, उसको क्लास में दिखा रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए तीनों आंसर गलत हो जाता है। सही आंसर कौन सा होगा? कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अपने स्वयं के अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव को किससे कनेक्ट कर रहा है? तो टेक्स्ट बुक से कनेक्ट कर रहा है, और यही सबसे अच्छा माध्यम भी है सीखने का। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। ए टीचर हैज गिवन ए लैंग्वेज टास्क, लैंग्वेज टास्क देती है कोई टीचर है, वो लैंग्वेज टास्क दे रही है। टू बी डन इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप में इसको कंप्लीट करना है, ग्रुप बनाया गया है क्लास में, उसको क्या लैंग्वेज टास्क जैसे कंप्लीट करना है। What will be the role of the teacher during this group work, इस ग्रुप वर्क के टाइम टीचर का क्या रोल होगा क्लास में। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर C10 में टीचर का रोल पूछता है तो हम सहायक कर्ता के रूप में, सहयोगी कर्ता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में ही व्यक्त करेंगे। टीचर को कभी भी वहाँ पे वो स्वयं को सर्वोपरि नहीं दिखाया जाए। जिस भी वाक्य में अगर टीचर को सर्वोपरि दिखाएगा वो सीधे गलत हो जाएगा। जहाँ पे हम टीचर को देखेंगे वो सहायता दे रहा है बच्चों को, उसको परामर्श दे रहा है, तो वही ऑप्शन सही होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं टीचर का क्या रोल होना चाहिए। ऑप्शन है इंश्योर दैट द टास्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम, क्या टीचर का यही टास्क होगा कि वो देखे कि टाइम से वर्क फिनिश हो रहा है। एंड सो शी शुड रिमाइंड देम, क्या वो टाइम उसको रिमाइंड करती रहती है कि देखो टाइम होने वाला है, 5 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर लो क्योंकि ये टाइम से होना चाहिए। क्या टीचर का ये रोल होता है? तो ऐसा नहीं है, ये सीधे सीधे गलत हो जाता है। इंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन ग्रुप एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ दे रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं पे हमें आंसर भी मिल जाता है, हमें और आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यही समझ लीजिए इंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, वो इंश्योर होती है, घूमती टहलती रहती है पूरे क्लास में कि क्या सारे बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट है, कि कोई निष्क्रिय कहीं छुप कर बैठा है, कहीं कुछ और कर रहे हैं। तो जो वो टास्क दी उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट है, तो यहाँ पे वो देख रही, वही सर्च कर रही है और क्लास में घूम घूम कर यही देखती है, इंश्योर होती है हाँ बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट है। फिर उसके बाद इन ग्रुप एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ दे रिक्वायर्ड, यदि उनकी इच्छा होती है तो वो वहां पे अगर जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे क्या करती, सपोर्ट करती। जहां सपोर्ट की बात आ जाए, टीचर सपोर्ट ही तो करता है क्लास में हमें, वो कोई स्वयं सर्वोपरि नहीं बन के, बल्कि टीचर सपोर्ट करने के लिए ही तो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भी दोस्तों, हमारी परीक्षा यानी कि पूरी टीम भी लगी है कि सबको सपोर्ट किया जाए सीटेट क्रैक कराने के लिए। तो हम लोग तो सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, बाकी और किसी के कुछ कहीं जबरदस्ती तो कोई चीज कराई नहीं जा रही। हम लोग बस बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे आसानी से सीटेट को क्रैक कर जाए। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट की बात चल रही है, तो टीचर क्या करते हैं, सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। जहाँ पे ऐसी बात आ जाए तो वो आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन की भी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज एबिलिटी टू, समझ के साथ पढ़ना इज एबिलिटी कौन प्रकार की योग्यता है। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल करेस्पॉन्डिंग साउंड, क्या उसको केवल ट्रांसलेट करना, रिटन सिंबल को अपने शब्दों में ट्रांसलेट करना और एक साउंड को व्यक्त करना है। परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड इट फ्लुएंटली, क्या परसीव एंड डिकोड, क्या लेटर को डिकोड करना और फ्लुएंटली उसको पढ़ना है। ऑप्शन सी देखते हैं। कंट्रास्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विथ टेक्स्ट, कंट्रास्ट मीनिंग, क्या मीनिंग को कंट्रास्ट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट होके क्या केवल मीनिंग को कंट्रैक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं। अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट इनटू दिस मीनिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। कंट्रास्ट द मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट,
टेक्स्ट जो दिया गया उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करें, अपने शब्दों में उसकी मीनिंग को बताएंगे। फिर बाय इंटरेस्टिंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट दिया गया उसके अंतर्गत अपने शब्दों में मीनिंग को बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन ए टेस्ट विल बी हेल्पफुल असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर्स। अब यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन ऐसा होता है जो बच्चों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मतलब होती है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी मतलब होती है सृजनात्मकता। अब यहाँ देखते हैं चार ऑप्शन दिया गया, किस ऐसे ऑप्शन में, कौन से क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सृजनात्मकता, बच्चों में सृजनात्मकता आएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी सृजनात्मक क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो क्वेश्चन वन वर्ड से दिया रहता है, जैसे हमें वाक्य दिया रहता है उसको कहेंगे कि वन वर्ड्स में कैसे हम कन्वर्ट करें। जैसे कोई वाक्य दिया, इसका वन वर्ड से पूछेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाए, क्योंकि उसका सिंगल एक आंसर होगा। जो भी हमें सेंटेंस दिया जाएगा अगर उसका वन वर्ड्स बताना होगा तो वहां पे क्या होगा, वो उसका सीधे आंसर एक ही आएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक ही तो ऑप्शन सही होगा, और जो ऑप्शन एक ही इंसान के लिए सही होगा वही दूसरे बच्चे के लिए भी सही होगा। तो यहाँ पे किसी प्रकार की सृजनात्मकता नहीं आ रही है, तो बच्चे रट के भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑप्शन दीजिए ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, क्या सही गलत वाले क्वेश्चन को बता देने सृजनात्मकता आएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन 10-15 दे दिया जाए, बच्चे सही गलत सही गलत सही गलत करके बता दें, तो इसमें सृजनात्मकता नहीं आती, ये बच्चे रटकर भी बता सकते हैं, इसका आंसर सेम होगा सारे बच्चों का। लेकिन दोस्तों देखेंगे ऑप्शन बी जो दिया गया, ओपन इंडेड क्वेश्चंस, जैसे ओपन इंडेड क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी सही होगा। तो हम अगर पूछेंगे एक बच्चे को, हम जैसे कोई भी वस्तु निर्माण करने की दे देंगे, जैसे हम क्लास में बच्चे बैठे हैं वहां पे टास्क देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे तुम्हें कंप्लीट करना है, तो हम वहां पे बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने फीलिंग्स को बताएंगे, अपने तरीके से हम इस चीज को कैसे बनाएंगे। जैसे कोई वस्तु बनानी हो, वहां पे कह दिया कि इस चीज को कैसे बनाओगे, तो कैसे, तो जितने क्लास में बच्चे होंगे सब अपने अपना व्यू देंगे ना, सबका सेम व्यू कभी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी बच्चों का सेम व्यू होता ही नहीं है, सारे बच्चे अपने आप में विशेष होते हैं, वो कुछ अलग ही बताएंगे, सारे लोगों का आंसर कभी मैच नहीं करेगा, एक आध दो बहुत मुश्किल से मैच करेगा, नहीं तो सबका आंसर अलग अलग होता है। यही पे सृजनात्मकता होती है, क्योंकि सारे बच्चे अपने तरीके से बता रहे हैं ना, वहां पे सबका अलग अलग आंसर भी है, तो वो अंदर उसके अंदर देखा कितनी योग्यता है, वो अपनी माइंड जो मस्तिष्क की क्षमता के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार के आंसर दे रहे हैं, तो वो सब अपनी ही सृजनात्मकता वहां पे व्यक्त करते हैं। सही आंसर कौन सा होगा, ओपन इंडेड क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज ट्रू, लैंग्वेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज सिस्टमेटिक, क्या लैंग्वेज सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ऑप्शन सी, इट इज रूल टू रूल्स एंड, या क्या रूल से रूल्स की तरफ सीखा जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, इट इज एन आइडिया ऑफ आइडियाज एक्सेप्शन, क्या ये विचारों के जो अपवाद होते हैं, विचारों से विचारों के लिए प्रतीत होते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है, इट इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम, ये संसाधनों का साधन है, इसके माध्यम से अपने भाव विचारों को, कहीं भी हम जाते हैं अगर हमें कोई लैंग्वेज आती है तो उसी लैंग्वेज के माध्यम से ही तो हम वहाँ पे टिक पाते हैं। जैसे क्लास में बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो मदर टंग ही अपने नेटिव लैंग्वेज के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज तो साथ उसी वही तो उनका साधन है कि अपने भाव विचारों को अगले को समझा सकता है। ये क्या होता है, ये संसाधन होता है, संसाधनों का संसाधन है। अगर भाषा किसी को न आए तो देखिए कितनी दिक्कत होती है। यहाँ पे सही आंसर का इट इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंग्वेज इज लर्न बेस्ड, लैंग्वेज को कब अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी इन आइसोलेशन, ऑप्शन सी है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन डी है व्हेन प्रेजेंटेड वर्ड्स बाय वर्ड, जब ये शब्दों द्वारा प्रेजेंट किया था, शब्द टू शब्द बताया जाता है, ऐसा है तो नहीं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन है इन ए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण जो होता है, निदानात्मक टेस्ट जो परीक्षण हो रहा है उसमें हम देखते हैं
निदानात्मक परीक्षण में देखते हैं कि क्या उसका होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है। निदानात्मक हम जानते हैं, पहले तो हम डॉक्टरी भाषा में समझते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायग्नोस्टिक की जाती है, हमारा डायग्नोस होता है कि हम हमारे अंदर क्या बीमारी है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, तभी तो उसके अनुसार इलाज करेंगे। अगर बीमारी का ही पता नहीं होगा तो इलाज कहाँ से होगा। जैसे हम सभी जानते हैं इस टाइम अधिकतर बच्चों की बीमारी क्या है, सीटेट को क्रैक करना है। कैसे हमें क्रैक करना है, लोग परेशान है कि हम कैसे क्रैक करेंगे। इसीलिए तो हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म लेके अपना, कि ताकि हम सबके लिए एक दवाई के रूप में काम करें। तो यहाँ पे हम निदान तो जानते हैं कि इस टाइम क्या किसकी मांग चल रही, सीटेट क्रैक करने की, तो उसका हम लोग उपचार लेके आए हैं। तो उपचार क्या है, हमारी प्रैक्टिस सेट देखिए और सीटेट क्रैक करिए। ऑप्शन दिया गया है, गिव फीडबैक टू द पेरेंट। क्या पेरेंट को फीडबैक देने के लिए निदानात्मक टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी दिया गया, फिल द प्रोग्रेस टू रिपोर्ट द स्टूडेंट। क्या करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को फिल करेंगे रिपोर्ट, स्टूडेंट को रिपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी है, प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। क्या समेटिव असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं, नो द गैप इन लर्नर अंडरस्टैंडिंग। वहां पे हम देखेंगे बच्चों के बीच जो कमियां आ रही, वो कैसे नई चीजों को सीखे, कि कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही सीखने में, कहाँ पे वो विकास करने में दिक्कत हो रही, कहाँ पे किसी भी चीज के बीच कमियां आ रही। जैसे बच्चे कोई चीज सीखते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसी वजह से वो नहीं सीखते हैं। वहां पे वो टीचर जानने की कोशिश करेगा ना कि बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो जो वो जानने की कोशिश करेगा, जो दिक्कत को पता लगाएगा, वही क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। क्योंकि वहां पे वो टीचर बीमारी का पता लगाएगा तभी तो इलाज कर पाएगा। तो क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, लोग उनकी पता लगाते हैं कि इनको दिक्कत कहाँ पे हो रही, वो दिक्कत पता लगते हैं, उसका उपचार तुरंत हो जाता है और बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सही क्या, नो द गैप इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। लोगों के सीखने वालों की समझ के अंदर का क्या गैप आ रहा है, क्या दूरियां हो रही है, उसको पता लगाना डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं, इन ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम द टीचर शुड। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, बाल केंद्रित शिक्षण में, बाल केंद्रित क्लास में टीचर की क्या भूमिका होती है। अभी हमने बताया टीचर किस रूप में होते हैं, टीचर एक सहायक कर्ता के रूप में होते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं, एक्सप्लेन द होल लेसन सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट। क्या पूरे लेसन को क्या सेंटेंस टू सेंटेंस एक्सप्लेन कर देंगे ताकि बच्चों को सुविधा हो जाए। ऑप्शन बी देखते हैं, डिक्टेट द आंसर टू द क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट शुड फील एट इजी। क्या करेंगे, आंसर उसको बताएंगे ताकि बच्चे आसानी उसको आसान फील करें, ताकि वो कर सकते हैं। यूज, यहाँ पे देखते हैं यूज दिया गया, यूज टीचिंग, यूज टेक्निक, यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट आर इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन। क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे जिसमें क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, अपना विकसित करते हैं। इसमें चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन दे, डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट ए टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी दे, यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट आर इनकरेज। ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे जिसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट उत्साहित हो, खुद को प्रोत्साहित महसूस करे, ताकि अपने से वो कोई चीज क्लास में कर सके। जैसे किसी चीज का क्वेश्चन हमें खोजना है, उसका आंसर हमें खोजना है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर खोजने के लिए क्या करेंगे, तो जब चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, कक्षा कैसी है, चाइल्ड सेंटर है, तो उसमें टीचर की भूमिका क्या होगी, ऐसे टेक्निक्स का वो प्रयोग करेंगे ताकि उसमें बच्चे खुद से प्रोत्साहित हो और फिर क्या करें, टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन। क्या करेंगे, अपने तरह से उसका उत्पादन करेंगे, उसको व्यक्त करेंगे, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन कंट्रास्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज ए लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। लैंग्वेज लर्निंग कैसी बेस, उस पे बेस होती है, कौन सी क्लासरूम में, कंट्रास्टिविस्ट क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग को कैसे हम सीखते हैं, वो किस पर बेस होती है। यहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू ऑफ ग्रामर आइटम्स। क्या करेंगे, ग्रामर को प्रैक्टिस करेंगे, उस पर वही हो जाएगा। ऑप्शन है द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक बाय द टीचर। क्या करेंगे, जो टीचर के द्वारा बुक को प्रेस्क्राइब किया गया उसको क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करना ही उसका हो जाता है। ऑप्शन से लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक स्टॉक्स। ऑप्शन डी देखते हैं, द assumptions that language can only be the learned if transmits it to the learners।
यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया है लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे देखते हैं जब बच्चों के बारे में ही बात की जाए, बच्चों की भलाई के बारे में बात की, बच्चों के पक्ष के बारे में बात की जाएगी, सीटेड आंसर उसी को मानता है। तो यहाँ पे देखते हैं लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, जो सीखने वाले होते हैं उनके पूरे ज्ञान को किससे जो ना कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज, उनके नए ज्ञान से जोड़ने के लिए यूजिंग द ऑथेंटिक टास्क, कुछ ऐसा कार्य कराते हैं जिसमें बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे सहज महसूस करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।